दोस्तों, बिहार के भागलपुर के पीरपैंती में अदानी पावर 1050 एकड़ की जमीन पर एक थर्मल पावर प्लांट बनाने वाली है, जिसके वजह से दावा किया जा रहा है कि 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि यह जमीन सिर्फ ₹1 साल के हिसाब से लीज पर दिया गया है और तो और फर्टाइल लैंड को बैरन बताकर गलत तरीके से दिया जा रहा है। आज के वीडियो में हम इस पूरे कंट्रोवर्सी का सच खोलेंगे और देखेंगे कि यह प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और क्या आज के टाइम रिन्यूएबल एनर्जी की जगह कोल पावर थर्मल स्टेशन बनाना सही है। इससे स्टेट को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। पीरपैंती का इतिहास बहुत पुराना है। यह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रूइंस के पास है, जो 8th सेंचुरी का एंशियंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, जहां हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते थे। यह गंगा किनारे लोकेटेड है, जहां पर कई एंशियंट टेम्पल्स भी है, जैसे बटेश्वर स्थान मंदिर। यह भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जिसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की टसर सिल्क प्रोडक्शन दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों, ये थर्मल पावर प्लांट बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव पीरपैंती में बनने वाला है। ये जगह रिवर गंगा से सटा है और झारखंड बॉर्डर से काफी करीब है और इसके आसपास कई कोल माइंस है, जिसके वजह से यहाँ पर कोल प्रोक्योर करना इजी होगा। और इस प्रोजेक्ट में बिहार सरकार ने 1053 एकड़ लैंड सिर्फ ₹1 के हिसाब से 33 सालों के लीज पर दे दिया है। मतलब इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड सिर्फ 33 रुपीज में। अब ये किस बेसिस पर लैंड को दिया गया है, इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे, पर उससे पहले ये देखते हैं कि अपोजिशन पार्टी इसके खिलाफ क्या क्या कह रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो इसको अदानी का तोहफा कह दिया है, टारगेटिंग मोदी अदानी नेक्सस। कन्हैया कुमार तो इसको वोट चोर से लेकर जमीन चोर तक के लेबल दे रहे हैं। एलिगेशंस है कि यहाँ 10 लाख आम के पेड़ों को काटा जाएगा और ये जमीन एक्वायर करने के लिए करीब 900 लोगों के रेसिडेंशियल जमीनों को एक्वायर किया जाएगा और बदले में जो इन्हें कंपनसेशन दिया गया है वो मार्केट रेट से काफी कम है, जिसकी वजह से आम लोगों में भी इस प्रोजेक्ट को लेकर गुस्सा है। दरअसल दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के तहत दिया गया है, जो अगस्त 2025 में बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया था। इस पॉलिसी का मकसद बड़े इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, जिसमें क्वालिफाइंग कंपनीज को जमीन ₹1 के टोकन रेट पर दी जाती है। इस पैकेज के कुछ क्राइटेरिया है, जैसे 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन ऑफ मोर देन 1000 एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनीज। ये पॉलिसी सभी एलिजिबल इन्वेस्टर्स पर अप्लाई होती है, ना कि सिर्फ अदानी पर। यह पहले एक सरकारी प्रोजेक्ट था और इसके लिए गवर्नमेंट 2012 से ही लैंड एक्वायर कर रही थी। 2022 में यहाँ पर लैंड बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को दी गई थी, पर फरवरी 2025 में यह जमीन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू अदानी ने जीता। प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 63 के अंडर टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू अवार्ड किया गया है, जिसमें कई कंपनीज लाइक टोरेंट पावर, JSW एनर्जी, बजाज ग्रुप की ललित पावर एक्सेट्रा ने पार्टिसिपेट किया था। पर सबसे कम बिडिंग अदानी ने किया, ₹6.075 पर यूनिट के हिसाब से। इसलिए यह प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप को दे दिया गया। पर यहाँ पर भी लोग नाखुश है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ₹3 पर यूनिट के रेट पर बिडिंग हुई है, तो बिहार में उसका डबल क्यों? इससे बिहार में बिजली महंगी हो जाएगी। चलिए इस पूरे मुद्दे को आगे समझते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान में है, जो 2245 मेगावाट का है और इसको अदानी ग्रुप ही ऑपरेट करता है। बात करें कोल पावर स्टेशन की, तो इंडिया के कोल पावर प्लांट्स दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग माने जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक वो भले ही कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर ग्लोबल एवरेज से डबल पॉल्यूटेंट्स जनरेट करते हैं। साथ में एक एवरेज थर्मल पावर प्लांट साल भर में इतना पानी यूज कर लेता है जितना 1 मिलियन लोगों के ड्रिंकिंग वाटर के लिए काफी होता है। दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में महाराष्ट्र में अदानी ग्रुप ने ₹3 पर यूनिट के हिसाब से बिडिंग की है, जो बिहार के ₹6 यूनिट से आधा है। पर महाराष्ट्र में अदानी ग्रीन एनर्जी के सब्सिडरी अदानी रोज पेटल ने 700 मेगावाट सोलर विंड एनर्जी की बिडिंग जीती है। इस प्रोजेक्ट में ₹3.24 पर यूनिट के हिसाब से सोलर और विंड हाइब्रिड मॉडल पर एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। पर बिहार में जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो 2400 मेगावाट का थर्मल पावर है, मतलब कोल पावर्ड, जो कि 24/7 बिजली प्रोड्यूस करता है और ज्यादा स्टेबल है। पर इसमें कॉस्ट ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल कोल को प्रोक्योर करके सप्लाई चेन डेवलप करना पड़ता है, जो प्रोजेक्ट का 60 to 70% ऑपरेशन कॉस्ट कवर करता है। पर सोलर और विंड एनर्जी के केस में रॉ मटेरियल्स फ्री में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये थर्मल पावर से कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि सोलर सिर्फ दिन में प्रोडक्शन देता है और विंड सिर्फ तेज हवा में, और मौसम चेंज होने से इसकी स्टेबिलिटी चेंज हो सकती है। पर अब आप सोचोगे कि मॉडर्न वर्ल्ड में जहां ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए,
इंडिया का नेट जीरो एमिशन बाय 2070 के टारगेट को पूरा करने के लिए उस दौर में यहाँ कोल पावर्ड प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? दरअसल इसके पीछे बिहार की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स का बड़ा हाथ है, जो कि 10,000 मेगावाट की है, लेकिन सप्लाई शॉर्ट है अराउंड 6,000 मेगावाट। इसलिए स्टेट को एक रिलायबल और कंटिन्यूअस पावर सोर्स देने के लिए इस प्रोजेक्ट को कोल पावर्ड रखा गया है। दूसरा रीजन इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन है। ये रीजन झारखंड बॉर्डर के पास कई कोल माइंस के पास है, जिसकी वजह से यहाँ कोल इजिली अवेलेबल है। तीसरा रीजन ये है कि सोलर और विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए अभी इंडिया की बैटरी स्टोरेज सिस्टम उतनी एडवांस नहीं है, और इसके वजह से स्टेट में और डेवलपमेंट्स में डिले हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बिजली बहुत जरूरी होती है, और बिहार में आज के टाइम में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शॉर्ट है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ये प्लांट 15 to 20 मिलियन टन CO2 पर एनएम एमिट करेगा और गंगा नदी से 30 to 40 मिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर इनटेक करेगा, जिसके वजह से रीजन में थर्मल पॉल्यूशन, SOx और NOx पार्टिकल रिलीज और रेस्पिरेटरी हेल्थ क्राइसिस एस्केलेट हो सकती है। पर इसके लिए इस प्रोजेक्ट में काफी सारे रेगुलेशंस सेट किए गए हैं, जिसको हम आगे जानेंगे। स्टेट के इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा ने भी कहा है कि ऑपोजिशन के एलिगेशंस मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल लीगली अदानी को दी गई है, और कोल थर्मल पावर प्लांट से स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा और कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ पावर दिया जाएगा। चलिए अब इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से समझते हैं, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट और ऑपरेशन को जानते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट विंध्याचल मध्य प्रदेश में 4760 मेगावाट का है, जो बिहार के प्रपोज्ड प्लांट से डबल से ज्यादा है। एक एवरेज थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी सिर्फ 45% तक होती है। इसका मतलब ये भी है कि 55% एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट हो जाती है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी नहीं है। अदानी का गोड्डा प्लांट पहला USC प्लांट है, जो 1600 मेगावाट कैपेसिटी का है, और इसका पावर बांग्लादेश को सप्लाई किया जाता है। अदानी के इस प्लांट से 2400 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिसमें से 2274 मेगावाट नेट सप्लाई बिहार को मिलेगी, और बाकी लॉस या ऑक्सिलरी यूज होंगे। ये 24/7 बेस लोड पावर प्रोवाइड करेगा, मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई बिना रुकावट के। गवर्नमेंट ने अदानी के साथ 25 साल का पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें अदानी का ये प्रोजेक्ट बिहार के स्टेट रन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बिजली 6.075 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से बेचेगा फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जिम्मेदारी होगी कंज्यूमर तक बिजली पहुंचाने की। कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, ऑपरेशन, रिक्रूटमेंट, ओनरशिप सब कुछ अदानी ग्रुप हैंडल करेगा, और प्रोजेक्ट के बनने के बाद बिजली बिहार के स्टेट ओन्ड कंपनीज को बेच दिया जाएगा। ये प्लांट एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो ट्रेडिशनल थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा एफिशिएंट है और कम पॉल्यूटिंग है। ये इंडिया में अदानी के सबसे बड़े थर्मल प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें सुपर क्रिटिकल से आगे बढ़कर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक यूज किया जा रहा है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट्स में स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टिपिकली स्टीम प्रेशर 240 to 300 बार और टेम्परेचर 600 to 700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ऑपरेट करने से पानी स्टीम में बिना बॉइलिंग के बदल जाता है, जो एफिशिएंसी बढ़ाता है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2400 मेगावाट का है, जो 3 यूनिट्स में बांटी गई है, हर यूनिट 800 मेगावाट की। स्टेट ऑफ द आर्ट USC प्लांट की थर्मल की एफिशिएंसी 45 to 47% होती है, जबकि ओल्ड सब क्रिटिकल प्लांट्स में 35 to 40%। इसका मतलब कम कोल से ज्यादा बिजली, फ्यूल सेविंग 20 to 30% और CO2 एमिशंस कम। ये प्लांट कोल फायर्ड है, इसलिए इसमें सालाना 6.25 मिलियन टन कोल की जरूरत होगी। कोल राजमहल माइंस से शक्ति पॉलिसी के अंडर मिलेगा। वाटर गंगा रिवर से 55 क्यूसेक्स अलोकेट किया गया है फॉर कूलिंग पर्पसेस। USC टेक के यूज से एमिशंस कम होंगे, और पार्टिकुलेट मैटर कंट्रोल करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस अभी पेंडिंग है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि कंपनसेशन में 100 एकड़ पर पेड़ लगाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट 25 to 30,000 करोड़ है, और इसमें पहला यूनिट 48 मंथ्स में रेडी होगा और पूरा प्लांट 5 सालों में। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 2010 में आया था, और इसके बनने के बीच करीब 20 साल का गैप है। पर इलेक्शन नजदीक होने की वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ इसको भी हरी झंडी मिल गई है। पर इससे बिहार को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान, चलिए फटाफट देखते हैं। पर उससे पहले अदानी ग्रुप के कुछ और विवादित प्रोजेक्ट्स पर भी नजर डालते हैं।
अदानी ग्रुप की शुरुआत प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स ट्रेडिंग से हुई थी, पर आज वो कई फील्ड्स में काम कर रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट गुजरात के कच्छ में भी बना रहे हैं। करंटली इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के भाडला में है और इसको भी अदानी ग्रुप ने ही बनाया है। अदानी डिफेंस में भी है और इजरायली कंपनीज के साथ ड्रोन्स बनाता है, जो एनर्जी से अलग सेक्टर है पर ग्रुप की डाइवर्सिटी दिखाता है। अदानी ग्रुप 1988 में बनाई गई थी बाई गौतम अदानी। स्टार्टेड एज अ कमोडिटी ट्रेडिंग, ये आज इंडिया की टॉप मोस्ट कॉन्ग्लोमरेट है विथ रेवेन्यू ऑफ $32 बिलियन इन 2024-25। दुनिया के सबसे बड़ी सोलर पार्क हो, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग एक्सेट्रा, सब जगह अदानी की पहुंच है, इवन इन डिफेंस। लेकिन जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े कंट्रोवर्सीज। 2023 के हिंडनबर्ग के एलिगेशन से लेकर बिहार के थर्मल पावर प्लांट की कंट्रोवर्सी, ये कंपनी ऐसे कई विवादों में फंसी है। छत्तीसगढ़ का हसदेव अरांड फॉरेस्ट कोल माइन एक बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, जहां लार्ज पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स को क्लियर करके माइनिंग की जा रही है। इससे आदिवासियों के सिक्योरिटी पर भी कई सवाल उठे। मुंबई के धारावी स्लम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अदानी ग्रुप ने $609 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दुनिया के सबसे बड़े स्लम को मॉडर्न सिटी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ के निवासी इसका विरोध कर रहे हैं रिगार्डिंग रिहेबिलिटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट में भी अदानी के पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर एनवायरमेंटल डैमेज के आरोप लगे हैं, जैसे रेयर स्पीशीज और ट्राइबल एरियाज को नुकसान। ऑस्ट्रेलिया के कारमाइकल कोल माइन अदानी ग्रुप का सबसे बड़ा ग्लोबल कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था, जिसमें ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि इसके वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को नुकसान पहुंच रहा था। अदानी पर सब्सिडीज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के आरोप लगे। रिसेंट में गौतम अदानी ने इसे अपनी सबसे बड़ी चैलेंज बताया, पर ये सारे कंट्रोवर्सीज कितने सच है और कितने गलत, इस बात के डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। पर बिहार के केस में ये प्रोजेक्ट्स अपने साथ बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी ला रहे हैं। चलिए वीडियो को एंड करने से पहले ये सब देखते हैं। दोस्तों, भागलपुर माइथोलॉजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस रीजन को अंग प्रदेश कहा जाता था और महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण को अंग का राजा बताया गया है। इसी रीजन में लोकेटेड मंदार पर्वत वही पहाड़ है जिसको समुद्र मंथन में इस्तेमाल किया गया था। यह जगह इकोलॉजिकली भी काफी रिच है। यहाँ के गंगा रिवर में विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, जो गैंगटिक डॉल्फिन्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई पहली ऐसी सेंचुरी है। यहाँ के कहलगांव में 5000 पॉपुलेशन है, पर 1 लाख से ज्यादा पेड़ है, मोस्टली आम और लीची के। ये सारी चीजें इस रीजन के इकोलॉजिकली रिचनेस को शो करता है, साथ में वल्नरेबिलिटी को भी। बिहार में आज भी एनर्जी क्राइसिस है विद अ डेफिसिट ऑफ 20 to 30%, स्पेशली इन पीक आवर। अदानी का 2400 मेगावाट प्लान स्टेट ग्रिड में स्टेबिलिटी लाएगा, जिसके वजह से स्टील, सीमेंट, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को किक स्टार्ट मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन में 10,000 से 12,000 टेम्पररी जॉब्स क्रिएट होगा और 3,000 परमानेंट जॉब्स पोस्ट ऑपरेशन में। यह बिहार के एम्प्लॉयमेंट रेट को इम्प्रूव कर सकता है और लोकल लोगों को बाहर जाके काम करने से भी रोक सकता है। इस पावर जनरेशन से स्टेट से बिजली झारखंड, यूपी एक्सेट्रा को एक्सपोर्ट भी की जा सकती है, जिसके वजह से यह बिहार के जीडीपी में 2 to 3% बूस्ट कर सकती है। कोल बेल्ट में होने से यहाँ लॉजिस्टिक्स इजी होगी और साथ में इस फील्ड में भी जॉब्स क्रिएशन होंगी। इसमें मैं आपकी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। ये प्रोजेक्ट बिहार के डेवलपमेंट को बढ़ाएगा या लोकल लोगों की मुसीबत बढ़ाएगा? कमेंट में अपने राय शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप जरूर करिएगा।